So thermal properties of matter basically इसको करने ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ही ये भी कंसिडर किया जाता है, बट हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में इसको ले लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अब अलग इसमें चले गए हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। तुम्हारे अगर एनसीईआरटी की तरफ से बात करें, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स करेंगे और काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर करेंगे। ये 3 चैप्टर हैं जो इसके एम्बिट में आता है। और उसके बाद फिर हम लोग ऑसिलेशंस एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे और फिर लास्ट में वेव्स करेंगे। तो ये वी आर ऑलमोस्ट ऑन द लास्ट लेग, बेसिकली कंप्लीशन के पास पहुंच रहे हैं। जनवरी तक हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाने का चांसेस है, अगर हम लोग अच्छे से स्पीड से करते रहें तो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और इस बार ये स्कूल में अगर एनुअल एग्जाम्स वगैरह भी ऐसे ही थोड़ा हवा में ही हुआ तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि 12th क्लास का जो सिलेबस है वो पहले स्टार्ट कर दें। So thermal properties of matter, heat. So heat is a form of energy which produces in us the sensation of warmth, है ना। कोई भी चीज को टच करने से जो हमको कोई चीज गर्म लगता है या ठंडा लगता है, वो बेसिकली क्या है, वो दैट इज द सेंसेशन ऑफ वार्मथ एंड दैट इज बीइंग produced by heat, which is a form of energy. So we know that everybody is made up of large number of tiny particles. So everything in this universe is made of large number of tiny particles called molecules. Depending on the nature of the substance, solid, liquid and gas, and its temperature, the molecules may possess. So ये जो molecules हैं, these molecules depending on the nature, solid, whether it is solid, liquid or gas, it will possess translational motion, vibrational motion as well as rotational motion. Translational motion मतलब motion along a straight line, वाइब्रेशनल मोशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल, और रोटेशनल मोशन का मतलब हुआ रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल अबाउट देयर एक्सिस। तो ये 3 अलग अलग, है ना, मोशन हो सकता है मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, जो कि एक कोई भी जो सब्सटेंस है जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं, उनमें जो भी वो सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल से बने हैं, और हर मॉलिक्यूल का अपना एक मोशन हो सकता है, वेदर इट इज ट्रांसलेशनल मोशन या फिर वाइब्रेशनल मोशन या रोटेशनल मोशन। ठीक है, now every type of motion provides some kinetic energy to the molecules and hence to the body. तो जो भी मोशन होगा, चाहे वो ट्रांसलेशनल मोशन है या रोटेशनल मोशन है या यू नो जो वाइब्रेशनल मोशन है, हर मोशन जो है क्या प्रोवाइड करता है, एवरी टाइप ऑफ मोशन प्रोवाइड्स काइनेटिक एनर्जी। मोशन जब भी होगा तो देयर इज एन एनर्जी एसोसिएटेड विथ मोशन विच इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. So it provides some kinetic energy to the molecules and hence to the body. In fact, heat possessed by a body is the total thermal energy of the body, which is the sum. So heat क्या है? Heat is the total thermal energy which is present inside a body. और वो थर्मल एनर्जी क्या है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। तो अब जब हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है रैंडमली मूव कर रहा है, लीनियर मोशन में, रोटेशनल मोशन में, वाइब्रेशनल मोशन में, तो हर मॉलिक्यूल का अपना एक काइनेटिक एनर्जी होगा, और सारे मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे तो हमको उस पूरे सब्सटेंस का थर्मल एनर्जी पता चल जाएगा। So, heat possessed by a body is the total thermal energy of the body, which is the sum of kinetic energies of all individual molecules of the body due to translational, vibrational and rotational motion of the body. तो हमने अभी पढ़ा कि 3 तरीके का मोशन होता है हर मॉलिक्यूल का, ट्रांसलेशनल होता है, वाइब्रेशनल होता है और रोटेशनल होता है। इन तीनों तरीके के मोशन के वजह से काइनेटिक एनर्जी होगा, और उन सारे काइनेटिक एनर्जीज को जब हम ऐड कर देंगे तो हमको मॉलिक्यूल का टोटल थर्मल एनर्जी पता चल जाएगा, उस सब्सटेंस का टोटल थर्मल एनर्जी पता चल जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? So in fact, the energy associated with configuration and random motion of the atoms or molecules of the body is called internal energy of the body.
तो ये जो एनर्जी है जो कि एसोसिएटेड है कन्फिगरेशन एंड रैंडम मोशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी, so this energy, associated energy, is called internal energy of the body. So heat is basically an internal energy of the body. So heat energy is a part of internal energy which is transferred from one body to the other on account of temperature difference between the two bodies. है ना? टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने का तरीका है. तो अगर दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, सो हीट विल ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. एंड हीट इज व्हाट? हीट एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, है ना? मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड है ना? कन्फिगरेशन एंड रैंडम मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी. सो इसीलिए वो इंटरनल एनर्जी हो गया. हीट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी. Thus the heat energy is the internal energy of a body in transit. Body in transit मतलब कि जो बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर रहा है ना? Thus heat is a form of energy which is transferred from one body at higher temperature to another body at lower temperature when they are placed in contact with each other. तो दो बॉडी को जब हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर आते हैं, so heat is a form of energy which is transferred from one body at higher temperature to another body at lower temperature when they are placed in contact with each other. Now unit of heat, SI unit of heat is joules. So CGS or practical unit of heat is a calorie. 1 calorie is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius, that is from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius. 1 degree Celsius पहले तो कोई भी टेम्परेचर ले लेते थे, बट उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो साइंटिस्ट ने क्या किया, टेम्परेचर डिफाइन कर दिया कि भाई 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक 1 ग्राम ऑफ वाटर को अगर हम लोग इस 1 डिग्री सेंटीग्रेड से रेज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देंगे, दैट इज इक्वल टू 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी. इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. टेम्परेचर पे आते हैं. टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. ठीक है, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. Temperature of a body is the degree of hotness or coolness of the body. So when two bodies at different temperature are kept in contact with each other, the heat flows from body at higher temperature to a body at lower temperature till their temperature becomes equal. Temperature क्या है? It is the measure of degree of hotness or coolness of the body. ठीक है. Now अगर दो बॉडी है जिनका टेम्परेचर अलग अलग है, उनको अगर हम कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो हीट फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. सो व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर केप्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर, the heat flows from body at higher temperature to a body at lower temperature till their temperatures become equal. Now we may therefore redefine temperature of a body as the thermal state or condition of the body, which would determine the direction of flow of heat when this body is placed in contact with another body. ठीक है. So we may therefore redefine temperature of a body as, temperature of a body को हम लोग redefine कर सकते हैं. एक तो ये हो गया कि measure of the degree of hotness or coolness of a body. अब यहाँ पे नया डेफिनेशन क्या कह रहा है? टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज द थर्मल स्टेट और कंडीशन ऑफ द बॉडी विच वुड डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट. तो ये वो थर्मल स्टेट है बॉडी का जो कि डिटरमाइन करता है कि हीट किस बॉडी से किस बॉडी तक ट्रांसफर करेगा. सो the temperature is the thermal state or condition of the body which would determine the direction of flow of heat when this body is placed in contact with another body. है ना? When a body is placed in contact with another body, there is one internal property of any matter which basically defines the thermal state, which is known as thermal state or condition of that body, and that determines the direction of flow of heat. Now if heat flows from body A to body B, मान लो एक body A है, उस body A से body B तक अगर एक heat flow कर रहा है, so let's say दो bodies को तुम contact में रखो, एक body A है और body B है.
So if heat flows from body A to body B, then the temperature of body A is higher than that of B, है ना? Temperature of body A is greater than temperature of body B, क्योंकि heat इधर से इधर flow कर रहा है, ठीक है? If heat flows from body to body B to body A, then the temperature of body B is higher than that of A. तो अगर B to A यही heat flow कर रहा होता, तब temperature of body B would have been higher than that of A. If there is no transfer of heat between two bodies in contact, then the temperature of body A must be equal to that of body B. अगर A to B जा रहा है तो TA is greater than TB. अगर B to A जा रहा है तो टेम्परेचर ऑफ B इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ A. अगर कोई भी हीट नहीं जा रहा है तो उस केस में टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ B. दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा, तभी देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर. सो व्हेन two bodies have same temperature, then there is no heat transfer occurring between these two bodies. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Measurement of temperature. So for quantitative measurement of temperature we use a thermometer. कोई भी temperature अगर हम लोग को किसी temperature का quantitative मतलब mathematical numerical value जानना है कि कितना temperature है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको measure कर कैसे करते हैं, thermometer से measure करते हैं. So thermometer is a device which measures the temperature of a body quantitatively. So thermometer is a device which uses any property of matter that changes sufficiently with temperature. तो बेसिकली अच्छा, अब इसको मेजर कैसे करेंगे टेम्परेचर को थर्मोमीटर से? तो थर्मोमीटर क्या करता है कि कोई ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को चूज करता है जो कि टेम्परेचर के साथ सिग्निफिकेंटली चेंज करे, सफिशिएंटली चेंज करे, है ना? तो मान लो लेंथ है किसी भी सब्सटेंस का, या वॉल्यूम है किसी सब्सटेंस का, है ना, या प्रेशर है किसी सब्सटेंस का, या रेजिस्टेंस है सब्सटेंस का, टेम्परेचर के साथ चेंज करता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ये मार्क कर लेते हैं कि 0 डिग्री पे कितना है, 100 डिग्री पे कितना है, और उसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं, ठीक है? उस प्रॉपर्टी ऑफ सब मैटर से के चेंज के हिसाब से हम लोग टेम्परेचर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है? कैलिब्रेट कर लेते हैं थर्मोमीटर को. कैलिब्रेशन समझते हो ना? कैलिब्रेशन का मतलब कि 0 और 100 डिग्री पे हम लोग मेजर कर लिए. मान लो मेरे पास एक पेन है जिसका लेंथ जो है टेम्परेचर के साथ चेंज कर रहा है. 0 डिग्री पे हमने लेंथ मेजर कर लिया, 100 डिग्री पे लेंथ मेजर कर लिया, है ना? 0 डिग्री पे मान लो 10 सेंटीमीटर पे है, 100 डिग्री पे 12 सेंटीमीटर हो गया लेंथ. तो मतलब ये 2 सेंटीमीटर का चेंज आया है 100 डिग्री सेल्सियस में. फिर से समझो, 0 डिग्री पे हमने लेंथ मेजर किया 10 सेंटीमीटर है, और 100 डिग्री पे हम लोग ने मेजर किया, 0 डिग्री पे मेजर किया और 100 डिग्री पे मेजर किया, इसका लेंथ 12 सेंटीमीटर आ गया. मतलब 2 सेंटीमीटर जो है 100 डिग्री में चेंज हुआ. तो पर डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस में चेंज कितना हो रहा है? 2/100 मतलब 0.02 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है. सो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट के हम लोग को जाके मेजर करना है कि कितना टेम्परेचर है, तो हम लोग वहां पे लेके जाएंगे ये 10 सेंटीमीटर वाले रॉड को, और उसके साथ उसको अटैच कर देंगे, और अटैच करेंगे तो देखेंगे कि इसका लेंथ कितना राइज हो रहा है. लेंथ जितना राइज होगा उसके हिसाब से कैलिब्रेट कर देते हैं. मतलब हम लोगों ने एक वहां पे थर्मोमीटर स्केल जैसा बना रखा है कि ये 2 सेंटीमीटर को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो जितने, मान लो यहाँ पे ये कुछ 1 सेंटीमीटर पे आके रुक गया, इसका मतलब 50 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है. तो मतलब वो जो बॉडी जिससे हम कांटेक्ट में लेके आए हैं उसका टेम्परेचर 50 डिग्री. तो इस तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टी, हम लोग तो लेंथ की बात कर रहे थे, देयर कैन बी वेरियस प्रॉपर्टीज of the matter which changes sufficiently with temperature, and these properties are basically tabbed to develop a thermometer based on that property. So property क्या क्या है जो commonly used property हम लोग जो we come across is, first is the variation of volume of liquid with temperature. तो liquid का volume temperature के साथ vary करता है. इस property को हम लोग जैसे use करते हैं, है ना, इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं
वेरियस फॉर्म्स में। तो जैसे हमारा मरकरी थर्मोमीटर है, मरकरी थर्मोमीटर में यही तो होता है, वॉल्यूम उसका चेंज करता है टेम्परेचर के साथ, और मरकरी राइज करता है, और उसको हम लोग राइज को कैलिब्रेट किए हुए रहते हैं, और उससे हम टेम्परेचर पढ़ लेते हैं कि कितना टेम्परेचर है। दूसरा है वेरिएशन ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैस विद टेम्परेचर। सो प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैस, एक मतलब थर्मोमीटर में गैस भरा हुआ रहेगा और उसके प्रेशर चेंज या वॉल्यूम के चेंज को स्टडी करके हम लोग उसका टेम्परेचर पता कर सकते हैं। तीसरा वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मेटल विद टेम्परेचर, है ना, जो रेजिस्टेंस है मेटल का, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। तुम लोग अभी 12th क्लास में ये पढ़ोगे, जो 10th क्लास में मेरे साथ थे उनको मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, और अल्फा जो है ये coefficient of change in रेजिस्टेंस, है ना। तो ये तुम्हारा टेम्परेचर कफिशिएंट हो गया, जो रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा है टेम्परेचर के साथ। तो ये हमारा रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बदल रहे हैं हम लोग का रेजिस्टेंस चेंज कर रहा है, और बिकॉज रेजिस्टेंस वेरी करता है ना, लीनियरली ही वेरी कर रहा है, तो इसको हम लोग इस प्रॉपर्टी को भी एक थर्मोमीटर में यूज कर सकते हैं। फोर्थ property which can be used to develop a thermometer or use it in thermometer is variation of thermo EMF with temperature of a junction in a thermocouple। मतलब दो बॉडी है जिसका टेम्परेचर अलग अलग है, तो इन इसके जंक्शन पे बेसिकली एक EMF जनरेट होता है, थर्मो EMF उसको कहते हैं, ठीक है, थर्मल करंट फ्लो करता है उसके लिए। तो इसके वेरिएशन को भी हम लोग यूज कर सकते हैं थर्मोमीटर डेवलप करने के लिए। Now following temperature scales are used। सो सेल्सियस टेम्परेचर स्केल, जो अलग अलग टेम्परेचर स्केल जो हम लोग यूज करते आए हैं, सेल्सियस टेम्परेचर स्केल होता है, फारेनहाइट टेम्परेचर स्केल होता है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होता है ना, जिसको केल्विन स्केल हम लोग कहते हैं। सो सेल्सियस टेम्परेचर स्केल क्या है? फॉर्मरली कॉल्ड सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल, है ना। हम लोग 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलते थे, है ना, अब उसको सेल्सियस हम लोग कहते हैं। सो सेल्सियस टेम्परेचर स्केल फॉर्मरली कॉल्ड सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल। It was designed by Anders Celsius in the year 1741. Here the freezing point of ice at standard pressure is regarded as 0 degrees Celsius, and boiling point of water at standard pressure as 100 degrees Celsius. The space between these two fixed point is divided into 100 equal parts. Each part represent 1 degree Celsius. ठीक है, तो ये सेल्सियस टेम्परेचर स्केल, और जो सेल्सियस टेम्परेचर स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री पे हमने डिफाइन किया, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पे, और उसके बीच के जो पूरा टेम्परेचर है उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और ईच पार्ट रिप्रेजेंट्स 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है हमारा सेल्सियस टेम्परेचर स्केल हो गया। दूसरा है फारेनहाइट टेम्परेचर स्केल, ठीक है। So Fahrenheit temperature scale क्या है? It was designed by Gabriel Fahrenheit in year 1717. Here the freezing point of ice at standard pressure is regarded as 32 degree Fahrenheit. तो वहाँ जो 0 डिग्री सेल्सियस था वो 32 डिग्री Fahrenheit है, freezing point of ice. And boiling point of water at standard pressure is 212 degree Fahrenheit. तो boiling point कितना हो गया? 212 degree Fahrenheit हो गया। The space between these two fixed points is divided into 180 equal parts. Each part represents 1 degree Fahrenheit. So वहां पे देखो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच के टेम्परेचर को, यहाँ पे फॉरेनहाइट स्केल में उसको 180 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे, ठीक है। और हमने देखा फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फॉरेनहाइट पे है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 212 डिग्री फॉरेनहाइट पे है। Each part represents 1 degree Fahrenheit. Temperature in Celsius scale and temperature in Fahrenheit scale are temperature values of body on Celsius temperature scale and Fahrenheit temperature scale respectively. Relation between the temperature in Celsius scale and Fahrenheit scale is Tc minus 0 by 100 is Tf minus 32 by 180. देखो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं,
जो टेम्परेचर जो सेल्सियस स्केल में है 0 से सब्ट्रैक्ट करके उसको 100 पार्ट में डिवाइड किया, फ़ारेनहाइट -32/180 है ना। अब इन दोनों को सॉल्व कर लिए है ना, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 5s एंड 2 9s। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस is equal to F minus 32/9. Temperature in degree Celsius by 5 is TF minus 32/9। ये तो हम लोग छोटे क्लास में भी पढ़ रखते हैं। कहीं कहीं पे तुम इसको ऐसे देखोगे, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज 5/9 इंटू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट सेल्सियस, फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट डिग्री माइनस ऑफ 32। ठीक है, तो दोनों तरह से याद कर सकते हो, जैसे भी तुमको कन्वीनियंट है, जैसे बचपन में याद किया वैसे यूज कर सकते हो। Now absolute temperature scale. So this temperature scale was designed by Lord Kelvin and it is also known as Kelvin temperature scale. तो ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, इसको लॉर्ड केल्विन ने डिजाइन किया था और इसको हम लोग केल्विन टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं, राइट। Kelvin designed the scale of temperature with its zero at -273 degrees Celsius, -273.15 degrees Celsius to be precise, and size of each degree same as on Celsius scale. तो जितना Celsius scale में डिग्री का साइज था उसी को सेम हम लोग ने केल्विन स्केल में भी यूज किया। दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल और अ केल्विन स्केल, ठीक है। तो ये जो इसका जो दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर, this is called absolute scale or Kelvin scale. Clearly, temperature in Kelvin is equal to temperature in degree Celsius plus of 273.15। क्यों? क्योंकि जीरो को हम लोग -273.15 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, टेम्परेचर जो केल्विन स्केल पे जीरो है, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, ठीक है। सो एब्सोल्यूट जीरो मतलब यहाँ पे सारे जो भी मोशन है ना किसी भी मॉलिक्यूल का, दैट सीजेस, मतलब सारे मोशंस रुक जाते हैं, कोई भी मोशन किसी भी मॉलिक्यूल में हो नहीं रहा होता है। तो ऐसे सिनेरियो को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, इस सिनेरियो को। सो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज बेसिकली टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस ऑफ 273.15। So if we add 273.15 to temperature value on Celsius scale to obtain temperature value on absolute scale, similarly, we subtract 273.15 from the temperature value on absolute scale to obtain temperature value in Celsius scale. So जैसे अगर सेल्सियस स्केल में निकालना है तो केल्विन टेम्परेचर से 273.15 सब्ट्रैक्ट करना होगा, और केल्विन स्केल में टेम्परेचर निकालना है तो डिग्री सेल्सियस में 273.15 हम लोग को ऐड करना होता है। सिद्धांत, ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तुम मुझे रोक के पूछ लिया करो बेटा, मैं चैट वैट नहीं पढ़ता क्लास में पढ़ाने समय, है ना। ईएमएफ का मतलब होता है 12th क्लास में पढ़ोगे, जो वोल्टेज होता था ना उसी को ईएमएफ कहते थे। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में जो करते थे उसको ईएमएफ भी करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सो जैसे अगर हम लोग बैटरी लगाते थे और ये हम कहते थे कि इसका वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो कभी कभी V इज इक्वल टू 10 वोल्ट लिखोगे, और अब जब सीनियर क्लास में जाओगे तो EMF इज इक्वल टू 10 वोल्ट लिखा होगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है। इलेक्ट्रोमोटिव, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाला जो फोर्स है वो EMF हो गया, ओके सर, ठीक है। हाँ, so thus on temperature, absolute scale of temperature, melting point of ice is 273.15 and boiling point of water is 373.15, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन का, जो केल्विन का साइज है वो तो सेम है, ठीक है।
और बिकॉज साइज सेम है तो 100 बस ऐड कर देंगे इसमें। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन है या मेल्टिंग पॉइंट 273.15 केल्विन है, तो बॉइलिंग पॉइंट इससे 100 ऐड कर देंगे, 373.15 केल्विन हो जाएगा। So if Tk is the temperature on the body on Kelvin scale, so we may write, so this Tc minus 0 by 100 is Tf minus 32 by 180 or Tk minus 273.15 by 100. So ये हमारा है इनके बीच में रिलेशन, सेल्सियस स्केल में, फ़ारेनहाइट स्केल में और केल्विन के स्केल में। ठीक है, सो ये एक रिलेशन याद करोगे तो तुम किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो, केल्विन को सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, वाइस वर्सा। किसी को भी किसी में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ये जैसे सिंपल है क्वेश्चन, कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट स्केल। तो अगर पहले वाला यूज करें, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस -0 by 100 is temperature in Fahrenheit -32 upon 180। इसको, इस रिलेशन को अगर हम लोग यूज करते हैं पहले वाले के लिए, ए पार्ट के लिए, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है 30 by 100, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 by 180। 0 और 0 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 18 3 54 प्लस 32 temperature in Fahrenheit degree Celsius, sorry, 4 plus 2 6 and this 86, so 86 degree Fahrenheit। ठीक, केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 अपॉन 100। अब इसी को यूज कर लो, हमने डिग्री सेल्सियस में मतलब फर्स्ट और थर्ड वाले को करोगे 30 माइनस 0 upon 100 is equal to temperature in Kelvin minus 273 upon 100। temperature in Kelvin is, डायरेक्टली तुम ये भी कर सकते थे temperature in degree Celsius plus of 273, right? So this is 30 plus 273, 303 Kelvin। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली हम लोग इसी को यूज करके कर सकते हैं। तो इसी से ये डिराइव होके आता है, ये इन दोनों को इक्वेट करते हैं तब डिराइव होके आता है। ये यूजफुल तब होगा जब फ़ारेनहाइट और केल्विन को डायरेक्टली हम लोग को कन्वर्ट करना हो। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now thermal expansion. So all solids are found to expand on heating. कोई भी solid को आप जब heat करोगे तो it will expand. So all solids are found to expand on heating. This is called thermal expansion. In fact, solids are made up of atoms and molecules at a given temperature. Atoms and molecules in the solid are located at the positions of minimum potential energy with some equilibrium distance between them. Now, when the solid is heated, the amplitude of vibration of the atoms and molecules increase. Therefore, effective interatomic separation increases. This causes thermal expansion. तो जब भी आप जो भी solid है, ये जनरली सारे solids atoms और molecules से बने हुए हैं, और किसी टेम्परेचर पे एटम्स और एटम और मॉलिक्यूल जो है एक सॉलिड का, दे आर लोकेटेड एट पोजीशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, है ना, विद सम इक्विलिब्रियम। मान लो उनका कोई डिस्टेंस है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, उस डिस्टेंस पे होगा। अगर आप उस सॉलिड को हीट करोगे, है ना, तो जो वाइब्रेशंस है मॉलिक्यूल्स के वो इंक्रीज कर जाएंगे। वाइब्रेशन इंक्रीज करने की वजह से दो मॉलिक्यूल्स के बीच के आपस की दूरी क्या है वो इंक्रीज हो जाती है ना। इंटर एटमिक सेपरेशन इंक्रीजेस बिटवीन दीज टू molecules.
बिकॉज इंटर एटमिक सेपरेशन इंक्रीज कर जाएगा, तो दिस कॉजेज थर्मल एक्सपेंशन बिकॉज two molecules are far away from each other now. So this will cause thermal expansion. So the substance will expand. Now thermal expansion of solids are of three types. तीन तरीके से expansion हो सकता है. एक होता है linear expansion, दूसरा होता है area expansion या superficial expansion जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, surface area increase करता है. तीसरा volume expansion, मतलब एक कोई रॉड है उसको हीट करोगे तो उसके लेंथ वाइज इंक्रीज हो सकता है. अगर हमारे पास एक प्लेट है, उस प्लेट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो प्लेट का एरिया इंक्रीज कर सकता है. और अगर हमारे पास कोई बॉल है, स्फीयर है, उसको हम हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा. तो बेसिकली उसके शेप पे और मटेरियल के जो सब्सटेंस है उसके शेप पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके का एक्सपेंशन उसमें हो रहा है ना. लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है, एरिया एक्सपेंशन हो रहा है, या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है. So thermal expansion of solids are of three types. One is linear expansion, second is area expansion, and the third is volume expansion. Okay. ये expansion का spelling गलत है. So linear expansion. So linear expansion is the increase in length of a solid on heating. So suppose मान लो तुम्हारे पास एक solid है जिसका length L है. So suppose L is the original length of the solid rod. Let delta L be the small increase in length of the rod when its temperature is raised by a small amount delta T. तो अगर हम इसको heat करेंगे तो इसको heat करने से इसका जो लेंथ है कितने से इंक्रीज कर जाता है, डेल्टा एल से इंक्रीज कर जाता है. कितना टेम्परेचर हम लोग इस पे इंक्रीज कर रहे हैं, डेल्टा टी टेम्परेचर से राइज करा रहे हैं इसको. तो ये इसका लेंथ एल से डेल्टा एल इंक्रीज करके हो जाता है, एल प्लस डेल्टा एल इंक्रीज करके हो जाएगा. सो इट इज फाउंड दैट ये जो इंक्रीज इन लेंथ है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल, ओरिजिनल लेंथ. मतलब ओरिजिनल लेंथ अगर ज्यादा होगा तो इंक्रीमेंट भी, जो उसका एक्सपेंशन है वो भी ज्यादा होगा. ओरिजिनल लेंथ अगर कम है तो उसका एक्सपेंशन भी कम होगा. सो इट इज फाउंड दैट डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल एंड डेल्टा एल इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. मतलब जितना ज्यादा हीट करेंगे, जितना ज्यादा उसका टेम्परेचर राइज कराएंगे, उतना ज्यादा उसका लेंथ इंक्रीज करेगा. सो जो इंक्रीज इन लेंथ है वो उसके ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसके टेम्परेचर डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इन दोनों को अगर कंबाइन कर दोगे तुम, तो हमें पता चलेगा कि डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल्टा टी. दोनों को कंबाइन करके मिला. तो अगर इक्वालिटी साइन से प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिप्लेस करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है जिसको अल्फा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और क्या लिखेंगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल डेल्टा टी. सो अल्फा क्या हो जाएगा, ये कफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है. अल्फा क्या है, अल्फा को हम लोग कफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं. ठीक है. सो अल्फा इज इक्वल टू, ये एल डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी हो गया. डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ है. एल डेल्टा टी मतलब ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर. So where alpha is a constant of proportionality and is called coefficient of linear expansion of the solid. Alpha क्या है, constant of proportionality है जिसको coefficient of linear expansion of solid कहते हैं. We may define alpha as small change in length per unit original length per degree Celsius. देखो, small change in length per unit original length per unit change in temperature. ठीक है. So if LT1 and LT2 are the length of the solid rod at temperature T1 degree and T2 degree. मान लो temperature T1 degree पे length of the rod LT1 है, temperature T2 degree पे length of the rod LT2 है. ठीक है. So अल्फा क्या कह रहे हैं हम लोग, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी. डेल्टा एल मतलब LT2 माइनस LT1, लेंथ ऑफ
at temperature T2 minus length at temperature T1 divided by length at temperature T1 into delta T मतलब T2 minus T1. सो यही चीजें यहाँ पे देख रखा है ना. अब L इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे अल्फा के साथ, तो अल्फा इंटू LT1 इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू LT2 माइनस LT1. तो LT2 क्या हो जाएगा, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा. लेंथ एट टेम्परेचर T2 इज लेंथ एट टेम्परेचर T1 प्लस अल्फा लेंथ इंटू टेम्परेचर T1 T2 माइनस T1. ठीक है. सो LT1 कॉमन ले लोगे तो लेंथ एट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू लेंथ एट टेम्परेचर T1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1. तो सिंपली हम लोग जो याद करते हैं ऐसे याद कर लेते हैं. L2 इज इक्वल टू L1 इंटू अल्फा डेल्टा टी. अल्फा डेल्टा टी मतलब डेल्टा टी क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर. L1 मतलब लेंथ ऑफ टेम्परेचर, लेंथ इनिशियल लेंथ, एंड दिस इज फाइनल लेंथ. फाइनल लेंथ इज इनिशियल लेंथ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी. सो इनिशियल लेंथ into, I'm sorry, this is initial length into 1 plus alpha into delta t. So initial length यहाँ पे L1 जो है LT1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L2 क्या है L1 LT2 से रिप्रेजेंट हो रहा है, और T2 माइनस T1 को डेल्टा T से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो ये L2 इज इक्वल टू L1 प्लस 1 अल्फा डेल्टा टी. कहीं कहीं पे तुम देखोगे L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. तो L is final length, L0 is length at temperature 0 degree Celsius, 1 plus alpha delta T. So the value of alpha depends upon the nature of material of the solid. It is measured in per degree Celsius or per Kelvin. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो ये लीनियर एक्सपेंशन हो गया. अब हम लोग एरिया एक्सपेंशन करते हैं. एरिया एक्सपेंशन इज, so area expansion is the increase in surface area of solid on heating. तो सरफेस एरिया जब इंक्रीज करेगा ना तो हर डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा. ठीक है. सो सरफेस एरिया इंक्रीजेस इन एवरी डायरेक्शन, राइट. सो अगर एक थिन प्लेट है उसको हीट करेंगे तो हर डायरेक्शन में उसका साइज इंक्रीज करेगा. सो उसको हम लोग एरिया एक्सपेंशन कहते हैं. सो area expansion is the increase in surface area of solid on heating. Suppose S is the original surface area of a solid. तो मान लो जो solid है उसका original surface area S है. So let S be, so suppose S is the original surface area of a solid. Let delta S be the small increase in area of the solid when its temperature is raised by delta T. तो जो हमारा इंक्रीज इन सरफेस एरिया है ओरिजिनल एरिया से प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर राइज के प्रोपोर्शनल है. इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा ये जो डेल्टा एस है इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू एस इंटू डेल्टा टी. इक्वालिटी साइन से रिप्लेस करेंगे अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को तो हमें मिलेगा चेंज इन एरिया इज बीटा इंटू ओरिजिनल एरिया इंटू चेंज इन टेम्परेचर. अब बीटा क्या है, कफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन. सो बीटा क्या है, कफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन. ठीक. सो बीटा को क्या लिखेंगे, डेल्टा एस अपॉन एस डेल्टा टी मतलब चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर. सो इसी को अगर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं डेल्टा एस को, मतलब टेम्परेचर T2 पे अगर सरफेस एरिया एस T2 था, टेम्परेचर T1 पे सरफेस एरिया एस T1 था, तो चेंज इन एरिया इज सरफेस एरिया एट टेम्परेचर T2 माइनस सरफेस एरिया एट टेम्परेचर T1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया एस T1 इंटू T2 माइनस T1. सो दिस इज बीटा, है ना, कफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन.
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेंगे इसको. तो सरफेस एरिया एट टेम्परेचर T2 S is equal to S0 1 plus alpha delta T. So surface area at temperature T2 is equal to surface area at temperature T1 into 1 plus alpha नहीं, I'm sorry, बीटा होगा, coefficient of area expansion कर रहे हैं, 1 plus बीटा into delta T हो गया, temperature T2 minus T1. सो बीटा क्या है? बेसिकली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन कहते हैं. एंड वी में डिफाइन बीटा एज स्मॉल चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर डिग्री सेल्सियस इन चेंज इन टेम्परेचर. सो value of beta depends upon nature of material. It is measured in per degree Celsius and per Kelvin. अब इसी तरह का है वॉल्यूम एक्सपेंशन. सो वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है? वॉल्यूम एक्सपेंशन इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑन हीटिंग. सो हमारे पास वॉल्यूम सॉलिड का V है, राइट? उसको जब हम लोग हीट करते हैं तो हर डायरेक्शन में इसका जो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चेंज करेगा और इसका इवेंचुअली इसका वॉल्यूम चेंज कर जाएगा. जो चेंज इन वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है और चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है. इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू V इंटू डेल्टा टी. इक्वालिटी साइन से प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस कर देंगे. चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू गामा टाइम्स V डेल्टा टी. गामा क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. सो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी गामा इज इक्वल टू डेल्टा V, ये डेल्टा V होगा. डेल्टा V इज इक्वल टू गामा इंटू V डेल्टा टी. सो इससे जो गामा का वैल्यू है दैट इज डेल्टा V बाय V डेल्टा टी. ये डेल्टा टी है यहाँ पे. सो चेंज इन लेंथ डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम, सॉरी, change in volume by original volume into change in temperature. So VT2, VT1 और VT2 अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी एट टेम्परेचर T1 और T2 है तो गामा इज चेंज इन वॉल्यूम मतलब VT2 माइनस VT1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम VT1 इंटू T2 माइनस T1. सो इसको रिजॉल्व कर लेंगे तो वॉल्यूम एट टेम्परेचर T2 इज वॉल्यूम एट टेम्परेचर T1 इंटू 1 प्लस गामा इंटू T2 माइनस T1, या V इज इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा T. ठीक है. सो गामा इज ए कांस्टेंट. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं गामा को. So we may define gamma as a small change in length per unit area, per unit original volume per degree Celsius change in temperature. The value of gamma depends upon nature of material of the solid. It is measured in per degree Celsius or per Kelvin. ठीक है. तो ये हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया. तो हम लोगों ने आज लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन देखा. मतलब लेंथ एट एनी टेम्परेचर T is equal to L0 1 plus alpha delta T. Area at any temperature T is A0 1 plus beta delta T. Volume V is V0 1 plus gamma delta T. ठीक है. सो ये तीन रिलेशन है जो थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली. So this is what is thermal expansion. ठीक है. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या है कि रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा करेंगे और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह. ठीक है बच्चों? Yes, sir. Okay, sir.